नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। आज हम जानेंगे लेखक सिगमंड फ्रॉइड की किताब साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन का हर फैसला, हर आदत, हर डर हमारी समझ से कहीं ज़्यादा हमारे अवचेतन मन से नियंत्रित होता है। हम हर दिन सोचते हैं कि हम सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय सब कुछ उस मानसिक कहानी से निकलते हैं जिसे हम खुद नहीं जानते, लेकिन जो हमें चुपचाप नियंत्रित कर रही होती है। आपने कभी सोचा है कि आप बार बार एक जैसी गलतियां क्यों करते हैं? आप कुछ रिश्तों में क्यों टूट जाते हैं? या फिर कभी ऐसा क्यों लगता है कि आप खुद को पूरी तरह जान ही नहीं पाए? यही सवाल उठाती है साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह उस मानसिक आईने की तरह है जिसमें झांककर हम अपने भीतर के सच को पहली बार देख पाते हैं। इस किताब में सिगमंड फ्रॉइड जैसे मनोविश्लेषण के जनक ने दिखाया है कि सपने, आदतें, जबान का फिसलना, हमारे डर, हमारी हिचकिचाहट, ये सब केवल व्यवहार नहीं, हमारे अवचेतन की चीखें हैं जो हमें कुछ बताना चाहती हैं। क्या आप तैयार हैं अपने मन की गहराई में उतरने के लिए? अभी इस वीडियो को सुनें और अपने अवचेतन की कहानी को समझने की शुरुआत करें। यह किताब आपको मनोविज्ञान सिखाने नहीं आई, यह आपको खुद से मिलवाने आई है, उस असली आप से जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से बना है, जो निर्णयों से नहीं, अनुभवों से ढला है और जो बाहर नहीं, अंदर छिपा है। अगर आप खुद को समझना चाहते हैं, अपने फैसलों के पीछे के असली कारणों को जानना चाहते हैं और अपने जीवन की उस गहराई तक पहुंचना चाहते हैं जहां परिवर्तन की शुरुआत होती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह एक सारांश नहीं, एक यात्रा है आपके अपने मन की गहराई की ओर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मनोविज्ञान हर जगह है। जब हम मनोविज्ञान शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों को कोई डॉक्टर की कुर्सी, कोई क्लिनिक या किताबों से भरी लाइब्रेरी याद आती है। हम सोचते हैं कि यह कोई गंभीर विषय है जो शायद सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मानसिक रोगों से जूझ रहे हैं। लेकिन यहीं हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। मनोविज्ञान सिर्फ किताबों या डॉक्टरों तक सीमित नहीं है। यह हर उस पल में है जब आप जी रहे होते हैं, हर उस क्षण में जब आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले जिस व्यक्ति की याद आती है, वह याद क्यों आती है? आप बिना वजह किसी बात को दिन भर सोचते रहते हैं, किसी की बात दिल पर लग जाती है, कोई तारीफ आपका दिन बना देती है। ये सब केवल भावनाएं नहीं हैं, ये हैं आपके भीतर चल रहा मनोवैज्ञानिक खेल। मनोविज्ञान आपकी आंखों के पीछे है, आपकी आदतों में है, आपकी हंसी में है और आपके डर में भी। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और अचानक एक फीलिंग आती है, अच्छी या बुरी, वह सिर्फ पहला इंप्रेशन नहीं होता, वह आपके अतीत से जुड़ी स्मृतियों की प्रतिक्रिया होती है। कोई आपको अपमानित करता है और आप तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। ये केवल भावनात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, यह आपकी आंतरिक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो कहती है, मैं फिर से चोट नहीं सह सकता। हर छोटी बात, चाहे वह मजाक में कही गई हो या चुपचाप महसूस की गई हो, हमारी मानसिक संरचना को दर्शाती है। जब आप किसी गलती के लिए बार बार माफी मांगते हैं तो वह केवल विनम्रता नहीं होती, वह आपके भीतर छिपी अपराध बोध की भावना होती है। और जब कोई बात आपको छोटी सी लगती है लेकिन किसी और को बहुत ज्यादा चुभती है, तब आप पहली बार महसूस करते हैं कि हर इंसान की मानसिक दुनिया अलग है। अब सोचिए, अगर हम रोजमर्रा की इन छोटी छोटी मानसिक क्रियाओं को समझने लगें, अगर हम जान सकें कि क्यों कोई हमें बार बार नजरअंदाज करता है, क्यों कोई अचानक दूरी बना लेता है, क्यों हम खुद अपने विचारों से टकरा जाते हैं, तो क्या हम बेहतर जीवन नहीं जी सकते? साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ इसी विचार की गहराई में उतरती है। यह किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल हैं। हम अपने व्यवहार को समझकर, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानकर अपने ही मन से दोस्ती कर सकते हैं। यह अध्याय एक दरवाजा है उस दुनिया का जहां आप खुद को देखना शुरू करते हैं, न सिर्फ बाहरी रूप में बल्कि उस गहराई में जहां असली आप मौजूद हैं, जहां हर छोटी प्रतिक्रिया
हर छोटी आदत, हर गलती, हर भूल एक संकेत है आपकी उस भीतर की कहानी का, जिसे आप खुद भी ठीक से नहीं जानते थे। और यही शुरुआत है हर दिन के मनोविज्ञान को समझने की, क्योंकि जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को पढ़ना शुरू करते हैं। और वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। चैप्टर 2, अवचेतन मन, हमारी छुपी हुई दुनिया। जब आप किसी से कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, तो आपने अनजाने में अपने अवचेतन मन की ओर इशारा कर दिया होता है। मन केवल वह नहीं है जो आप सोचते हैं, बोलते हैं या जिसे आप जानते हैं। मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिसे आप महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और यही है अवचेतन मन। सिगमंड फ्रायड ने दुनिया को यह बताया कि हम जो सोचते हैं वह केवल हिमखंड का ऊपरी सिरा है। असली ताकत तो नीचे छिपी होती है, हमारे अवचेतन में। वही अवचेतन हमारी इच्छाओं, डर, यादों और अनुभवों को चुपचाप अपने भीतर समेटे रखता है। और ये सब समय आने पर हमारे व्यवहार में, निर्णयों में, सपनों में और रिश्तों में बाहर आ जाते हैं, बिना हमारी अनुमति के, बिना हमारी समझ के। आपने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान आपको पहली मुलाकात में ही असहज क्यों महसूस करवाता है, जबकि उसने कुछ कहा भी नहीं? या फिर कोई काम करते हुए आपको एक अजीब सी घबराहट क्यों होती है, जिसका कोई तर्क नहीं होता? ये सब आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रियाएं हैं। आपकी चेतना कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन अवचेतन अपना काम कर रहा होता है। जब आप अचानक किसी का नाम भूल जाते हैं, किसी जगह को पहचान नहीं पाते या किसी शब्द का उच्चारण गड़बड़ा देते हैं, फ्रायड ने इन सबको स्लिप्स ऑफ द टंग्स कहा और बताया कि यह महज गलती नहीं है। यह उस छिपी हुई इच्छा, उस दबे हुए डर, उस अनकही बात का संकेत है जिसे आपका अवचेतन बाहर निकालने की कोशिश करता है, चुपचाप, बिना शोर के। मान लीजिए आप किसी इंसान का नाम बार बार भूल जाते हैं। फ्रायड कहता है कि शायद आपका अवचेतन उस व्यक्ति को अस्वीकार कर रहा है। आप चेतन रूप से चाहें कि आप अच्छे बने, विनम्र बने, लेकिन अवचेतन वह सच्चाई जानता है जिसे आप खुद से भी छुपा रहे होते हैं। और यहीं से एक बड़ा बदलाव शुरू होता है, जब आप अपनी हर छोटी प्रतिक्रिया, हर भूल, हर चूक को जज करने के बजाय समझना शुरू करते हैं। आप जानने लगते हैं कि आपका मन दो हिस्सों में बटा है, एक जो दिखता है और एक जो भीतर छिपा है। और उस छिपे हुए मन को जानना, सुनना, पहचानना, यही आपके पूरे जीवन को समझने की चाबी है। अवचेतन मन आपका शत्रु नहीं है, वह आपका सबसे गहरा मित्र है। बस वह सच बोलता है और हम उस सच्चाई से भागते हैं। वह आपको आपकी असली इच्छाओं से मिलवाता है, उन यादों से जिन्हें आप दबा चुके होते हैं, उन सवालों से जिन्हें आप पूछना नहीं चाहते। लेकिन जब आप उस आवाज को सुनने का साहस करते हैं, तब आप अपने भीतर की जटिलताओं को खोलने लगते हैं। साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ हमें सिखाती है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को पहचान लें, तो हम केवल बेहतर फैसले ही नहीं लेंगे, हम एक बेहतर जीवन जिएंगे। एक ऐसा जीवन जो डर से नहीं, समझ से चलेगा, जो दोहराव से नहीं, जागरूकता से बनेगा। यही है इस अध्याय की आत्मा, भीतर झांकने की शुरुआत, जहां से हर बड़ा बदलाव जन्म लेता है। चैप्टर 3, सपनों की भाषा, मन की खिड़की। आप जब सोते हैं तो क्या वास्तव में सब कुछ शांत हो जाता है? नहीं। असल में जब आपकी आंखें बंद होती हैं, तब आपकी चेतना विश्राम करती है, लेकिन आपका अवचेतन जागता है। और यहीं से जन्म लेते हैं सपने, अजीब, उलझे हुए, रंगीन, डरावने, आनंद से भरे, या फिर बिल्कुल बेतुके से। कई लोग कहते हैं कि सपने बकवास होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ हमें बताती है कि सपने हमारी आत्मा की भाषा है। वे हमारे अवचेतन मन की सीधी अभिव्यक्ति हैं। वे हमारी वो इच्छाएं, डर, पछतावे और अधूरी भावनाएं हैं जो दिन के समय दबा दी जाती हैं, लेकिन रात को जब दुनियावी शोर थमता है, तब वे एक एक कर सामने आती हैं। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि हर सपना कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐसा जिसे आपने खुद से भी छिपा रखा है। जैसे किसी को सपने में उड़ते देखना, वह आज़ादी की चाह हो सकती है। बार बार गिरने का सपना, वह नियंत्रण खोने का डर हो सकता है। सपनों में पुराना घर देखना, वह उन अधूरी भावनाओं से जुड़ाव हो सकता है
जो आज भी आपके भीतर जिंदा हैं। आपने कभी देखा है, सपनों में अक्सर ऐसे लोग या स्थान होते हैं जिनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई सीधा संबंध नहीं दिखता, फिर भी वे भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े होते हैं। ये सब प्रतीक होते हैं, सिंबल्स। और इन प्रतीकों को समझना हमारे मानसिक संसार की सबसे गूढ़ परतों को खोलने जैसा होता है। मनोविज्ञान कहता है कि हम दिन में जो भी अनुभव करते हैं वह सब कहीं ना कहीं अवचेतन में रिकॉर्ड होता जाता है। लेकिन जिन भावनाओं को हम दबा देते हैं, जैसे गुस्सा, जलन, प्रेम, शर्म, पछतावा, वे सीधे शब्दों में नहीं बल्कि सपनों की भाषा में बाहर आती हैं। और अगर हम उन्हें सही से समझ सकें तो ये सपने हमारे जीवन का नक्शा बन सकते हैं। सपनों को नज़रअंदाज करना अपने ही मन को अनदेखा करना है, क्योंकि जब आप बार बार एक जैसे सपने देखते हैं तो वह कोई संयोग नहीं होता। वह आपका मन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। शायद कोई डर, कोई दबी इच्छा, कोई निर्णय जो आपने टाल दिया हो, वो अब तक आपके भीतर हलचल मचा रहा है। और अगर आप इन सपनों को केवल खारिज कर देते हैं तो आप अपने ही भीतर से कट जाते हैं। लेकिन अगर आप रुक कर उन्हें सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो आप उन दरवाजों को खोलते हैं जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। फ्रायड ने कहा था, ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस, यानी सपने अवचेतन मन तक पहुंचने का राजसी मार्ग है। साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ हमें सिखाती है कि सपनों का सम्मान कीजिए, उन्हें याद रखिए, उन्हें लिखिए और उनसे संवाद कीजिए। क्योंकि जब आप अपने सपनों को समझना शुरू करते हैं तो आप खुद को समझने लगते हैं। और यही है इस अध्याय की सबसे गूढ़ सीख, अपने भीतर की आवाज को सुनने का साहस। चैप्टर 4, छोटी आदतें, बड़े संकेत। आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। कुछ लोग हर बात पर नाखून चबाते हैं, कुछ बार बार दरवाज़ा चेक करते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सफाई में खो जाते हैं और कुछ बार बार खुद को आईने में देखने लगते हैं। हम इन आदतों को सामान्य मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये आदतें हमारे भीतर की छिपी हुई भावनाओं का आईना होती हैं। साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ यह समझाती है कि कोई भी आदत यूं ही पैदा नहीं होती। हर आदत के पीछे एक मानसिक कारण होता है, एक ऐसा कारण जो हमारी चेतना की समझ से परे होता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन उसे जी रहा होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर चीज को एकदम व्यवस्थित रखता है, जरा भी अस्त व्यस्तता बर्दाश्त नहीं कर पाता। बाहर से यह अनुशासन और साफ सुथरे स्वभाव की निशानी लग सकती है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि कहीं ना कहीं यह उस व्यक्ति के भीतर की असुरक्षा का संकेत हो सकता है। वह व्यक्ति जीवन के अनिश्चित पहलुओं पर नियंत्रण चाहता है, और जब उसे दुनिया को बदलने का नियंत्रण नहीं मिलता तो वह अपनी अलमारी, अपना कमरा, अपना डेस्क कंट्रोल करने लगता है। इसी तरह जो लोग ज्यादा बार क्षमा मांगते हैं, हर बात पर सॉरी कहते हैं, वे केवल विनम्र नहीं होते, कई बार वे भीतर से गहराई तक आत्मसंदेह में डूबे होते हैं। उन्हें यह लगता है कि वे लगातार गलतियां कर रहे हैं और उन्हें स्वीकार किया जाना कठिन है। यह आदत नहीं, एक गहराई से उपजा डर होता है, अस्वीकृति का। कुछ लोग हमेशा देर से आते हैं, हर मीटिंग, हर मुलाकात, हर काम में देरी। इसे आलस समझना आसान है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह पैसिव रेजिस्टेंस हो सकता है, एक चुपचाप किया गया विद्रोह। शायद वो व्यक्ति भीतर ही भीतर नियंत्रण से नाराज है, लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर सकता, इसलिए वो समय के जरिए विरोध करता है। हमारी भाषा, हमारे हाव भाव, हमारी चाल तक सब कुछ हमारी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। कोई बार बार हंसता है, हर बात पर मजाक करता है, यह भी हो सकता है कि वह भावनात्मक दर्द को ढक रहा हो। कोई बात बात पर गुस्सा करता है, शायद वह खुद से नाराज है, लेकिन उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए बहाने ढूंढता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इन आदतों को सामान्य मानकर जीते रहते हैं। हम सोचते हैं, मैं ऐसा ही हूं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है तुम ऐसे बने हो किसी कारण से, और अगर उस कारण को समझ लो तो तुम बदल सकते हो। हर छोटी आदत, हर दोहराव, हर बेचैनी एक संदेश है, जिसे समझने के लिए संवेदनशीलता चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा खुद को देखने का साहस चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ
हमें सिखाती है कि जीवन की सामान्य से दिखने वाली चीज़ों को सामान्य समझकर छोड़ मत दो। हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया, हर आदत कुछ कह रही होती है, और जब आप उन्हें सुनना शुरू करते हैं तब आप केवल अपने व्यवहार को नहीं, अपनी आत्मा की पुकार को भी समझने लगते हैं। यही इस अध्याय की आत्मा है। रोज की आदतों में छिपे संकेतों को पहचानना और उन संकेतों की भाषा को समझकर खुद को धीरे धीरे बदलना, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जागता है। चैप्टर 5, निर्णय। क्या वाकई हम खुद तय करते हैं? हर दिन हम छोटे बड़े कई निर्णय लेते हैं। क्या पहनना है, किससे मिलना है, किस पर भरोसा करना है, किससे दूर रहना है, किस रास्ते पर चलना है, और हमें पूरा यकीन होता है कि ये सारे निर्णय हमारे अपने हैं। पर साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ इस यकीन को बहुत ही गहराई से चुनौती देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ फैसले आप बार बार क्यों दोहराते हैं? जैसे बार बार ऐसे रिश्तों में जाना जो आपको तोड़ देते हैं, बार बार ऐसी नौकरियां चुनना जिनसे आप भाग निकलते हैं, या बार बार वो काम टाल देना जो आप जानते हैं कि आपके लिए ज़रूरी है। इन सब के पीछे सिर्फ आपकी सोच नहीं है, आपकी स्मृति है, आपकी भावनात्मक आदतें हैं, और सबसे बड़ी बात, आपका अवचेतन मन है जो बार बार उन्हीं परिस्थितियों को पैदा करता है जिनमें आप कभी अधूरे रह गए थे। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं रेपिटेशन कंपल्शन, यानी बार बार उसी तरह की स्थितियों में जाना, क्योंकि मन भीतर से चाहता है कि इस बार आप उस अधूरे अनुभव को पूरा करें, उस पुरानी कहानी को नई तरह से समाप्त करें। मान लीजिए किसी को बचपन में यह महसूस कराया गया कि वह योग्य नहीं है। वह अपने पूरे जीवन में वही भाव ढूंढेगा। वो ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होगा जो उसे कमज़ोर समझें, ऐसे माहौल चुनेगा जहां उसे फिर से साबित करना पड़े, और वह सोचता रहेगा कि यह उसका फैसला है, लेकिन असल में यह उसका अधूरा भाव है जो निर्णय की शक्ल में बार बार सामने आता है। हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हम अक्सर अपने अतीत के गुलाम होते हैं। जब तक हम अपने भीतर की इन छिपी हुई आवाज़ों को नहीं सुनते, तब तक हमारे फैसले स्वतः नहीं होते, वे केवल प्रतिक्रियाएं होते हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे संबंधों पर पड़ता है। हम वही व्यवहार बार बार दोहराते हैं, वहीं शिकायतें, वहीं अपेक्षाएं, वहीं परिणाम। हम सोचते हैं कि लोग बदल जाते हैं, लेकिन दरअसल हम अपनी कहानी को बार बार दोहराते रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम इससे मुक्त हो सकते हैं? क्या हम सच में अपने निर्णयों के मालिक बन सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने फैसलों को गहराई से देखना होगा। जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें, ठहरिए, सोचिए, क्या यह मेरे डर से उपजा है या मेरी आज़ादी से? क्या यह अतीत का प्रभाव है या भविष्य का निर्माण? जब हम यह सवाल पूछना शुरू करते हैं, तब हम केवल निर्णय नहीं लेते, हम जागरूकता से जीना शुरू करते हैं, और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ कहती है कि मन की स्वतंत्रता कोई आदर्श नहीं, वह अभ्यास है, और वह अभ्यास तब शुरू होता है जब आप अपने निर्णयों को देखना, समझना और गहराई से जांचना सीखते हैं, क्योंकि असली आज़ादी वही है जहां आप अतीत के नहीं, वर्तमान के साथ निर्णय लेते हैं, जहां आप दोहराते नहीं, रचते हैं, और जहां आप बस चलते नहीं, दिशा चुनते हैं। चैप्टर 6, आलोचना के पीछे छिपा मन। हम दूसरों को बहुत जल्दी जज कर देते हैं। कोई ज़्यादा बोलता है तो हम कहते हैं कि वह घमंडी है। कोई चुप रहता है तो हम मान लेते हैं कि वह घमंडी है। कोई अलग तरह से सोचता है तो हमें लगता है ये इंसान अजीब है। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ हमें यह सिखाती है कि आलोचना का असली मतलब अक्सर सामने वाला नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं। सच ये है कि जब हम दूसरों में दोष ढूंढते हैं तो ज़्यादातर बार हम अपने ही भीतर के हिस्सों को अस्वीकार कर रहे होते हैं। मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है प्रोजेक्शन, यानी प्रतिरोपण। हमारी जो भावनाएं हमें असहज करती हैं, जैसे ईर्ष्या, शर्म, डर या लालच, जब हम उन्हें खुद में स्वीकार नहीं कर पाते तो हम उन्हें दूसरों पर थोप देते हैं। मसलन, जब कोई बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है और आप भीतर से जलन महसूस करते हैं, लेकिन आप खुद को कहते हैं,
मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि वो घमंडी है। तो दरअसल आप उस भावना को बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसे आपने भीतर छिपा रखा है। इसी तरह कोई व्यक्ति अगर बहुत भावुक है और आप उसे कमज़ोर कह देते हैं, तो हो सकता है कि आपके भीतर भावनाओं को व्यक्त करने की छुपी इच्छा हो, लेकिन समाज या अनुभवों ने आपको सिखा दिया कि भावनाएं दिखाना गलत है। अब जब आप किसी और को ऐसा करते हुए देखते हैं, तो वो असहजता भीतर से बाहर निकलती है, आलोचना बनकर। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक होती है कि हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम सच कह रहे हैं, निष्पक्ष हैं और दूसरों को सुधारने का हक रखते हैं। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ हमें बार बार रुककर यह सोचने को कहती है, क्या मैं जो देख रहा हूं वह वास्तव में सामने मिड-डे में सामने वाले का हिस्सा है, या यह मेरी ही छाया है जिसे मैं बाहर महसूस कर रहा हूं? अगर हम ईमानदारी से अपनी प्रतिक्रियाओं को देख सकें, तो हम यह समझ पाएंगे कि जिन बातों पर हम सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं, वहीं हमारी सबसे बड़ी अधूरी भावनाएं छिपी होती हैं। जो चीजें हमें दूसरों में सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, वे हमें खुद में देखने की जरूरत होती है। और जब यह समझ आने लगती है, तब आलोचना की जगह करुणा आ जाती है। आप दूसरों को जज करना बंद करते हैं, क्योंकि अब आप समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप सामने वाले को गलत नहीं बल्कि अपूर्ण मानने लगते हैं, और साथ ही खुद को भी। तब न आप दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत महसूस करते हैं, न खुद को साबित करने की। आप बस समझते हैं, और यही समझ इंसान को गहराई देती है। साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ इस अध्याय के जरिए एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। दूसरों को समझने के लिए पहले खुद को देखो, और जब आप ऐसा करते हैं, तब रिश्ते बदलते हैं, संवाद बदलता है, और सबसे अहम, आप बदलते हैं। चैप्टर 7, रिश्ते, अतीत की पुनरावृत्ति या आत्मा की खोज। रिश्ते हमारे जीवन का सबसे सुंदर लेकिन सबसे जटिल हिस्सा है। हम सोचते हैं कि हम जिसे पसंद करते हैं, जिससे जुड़ते हैं, जिससे प्यार करते हैं, वह सब हमारा चुनाव है। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के अनुसार हमारे रिश्ते भी अक्सर हमारे अतीत की पुनरावृत्ति होते हैं। एक दोहराव, एक अधूरी कहानी को फिर से जीने की कोशिश। हम अनजाने में उन लोगों की ओर खींचे चले जाते हैं जो हमारे भावनात्मक इतिहास से मिलते जुलते हैं। कोई हमें बचपन में मिली उपेक्षा की याद दिलाता है, तो कोई हमारे अंदर की सुरक्षा की लालसा को छू जाता है। लेकिन जो हम सोचते हैं कि यह आज का जुड़ाव है, वह वास्तव में कल का अधूरापन होता है। आपने देखा होगा, कोई बार बार ऐसे रिश्तों में पड़ता है जहां उसे नज़रअंदाज किया जाता है। कोई हमेशा ऐसे साथी चुनता है जो उसे जज करते हैं, नीचा दिखाते हैं या नियंत्रित करते हैं। ये सब सिर्फ संयोग नहीं है, यह आपके अवचेतन की तलाश होती है। तलाश उस अनुभव को बदलने की जिसे आपने कभी झेला था और जिसके घाव अब तक भीतर बचे हैं। कभी कभी हम अपने माता पिता की छवि को प्रेम संबंधों में ढूंढते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो कठोर हो, असहज हो, लेकिन जिसकी स्वीकृति पाने की कोशिश आपको बार बार उसी रिश्ते में खींचती है। यह एक अवचेतन इच्छा होती है, इस बार मैं जीतूंगा, इस बार मुझे प्यार मिलेगा, इस बार वो मुझे स्वीकार करेंगे। लेकिन यही जगह सबसे अधिक भ्रम पैदा करती है, क्योंकि हम आज के व्यक्ति से वह पाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कभी अतीत में हमसे छीन लिया गया था। और जब वह व्यक्ति भी वही व्यवहार दोहराता है, तब हम टूट जाते हैं, ये सोचकर कि दुनिया बार बार हमें क्यों ठुकराती है। सच्चाई यह है कि दुनिया नहीं, हम खुद ही वही परिस्थिति चुनते हैं बार बार, क्योंकि अवचेतन चाहता है कि पुराना घाव ठीक हो, वो कहानी पूरी हो। लेकिन रिश्ते केवल दोहराव नहीं हैं, वे आत्मा की खोज भी हैं। जब आप अपने अतीत को पहचानते हैं, जब आप समझते हैं कि आप किस लिए किसी की ओर खींचते हैं, तब आप रिश्तों को चेतन रूप से चुनना शुरू करते हैं। तब आप रिश्तों को बचाने के लिए नहीं, जीने के लिए अपनाते हैं। तब आप किसी से इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि आप अधूरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप संपूर्णता की ओर बढ़ना चाहते हैं। साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ सिखाती है कि रिश्तों में सबसे ज़रूरी चीज़ है जागरूकता। जब आप जान जाते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं,
और क्यों? तब आप अपेक्षाओं का बोझ कम कर देते हैं। तब आप अपने भीतर की ज़रूरतों को पहचान कर उन्हें खुद भरना शुरू करते हैं। तब रिश्ते सिर्फ दर्द का कारण नहीं होते, वे उपचार का माध्यम बन जाते हैं। तब प्यार नियंत्रण नहीं, स्वीकार होता है। तब साथ होना समझौता नहीं, आत्मा की सहज अभिव्यक्ति बन जाता है। और यही इस अध्याय की सबसे गहरी बात है। रिश्ते केवल बाहरी जुड़ाव नहीं होते, वे हमारे भीतर की सबसे पुरानी पुकार का जवाब होते हैं। चैप्टर 8, आत्मस्वीकृति, असली मनोवैज्ञानिक उपचार। जब आप एकांत में बैठते हैं, कोई और नहीं होता आसपास, कोई आवाज़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, तब जो भावनाएं आपके भीतर उठती हैं वही आपकी सबसे सच्ची स्थिति होती है। और अक्सर ये भावनाएं हमें असहज करती हैं। शर्म, अपराध बोध, डर, असफलता, अकेलापन, ये सब कुछ ऐसा लगता है जिसे छिपाना चाहिए, दबा देना चाहिए। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ कहती है, जब तक आप इन हिस्सों को स्वीकार नहीं करते तब तक आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकते। मनोवैज्ञानिक उपचार किसी कुर्सी पर बैठकर आंसू बहाने से नहीं होता, और न ही सिर्फ अपनी समस्याओं को समझ लेने से। असली उपचार तब शुरू होता है जब आप खुद को पूरी तरह से बिना शर्त स्वीकार करना शुरू करते हैं। यह आत्मस्वीकृति आसान नहीं होती। हम सब ने एक आदर्श छवि बना रखी होती है, मुझे ऐसा होना चाहिए। और जब हम उस छवि से मेल नहीं खाते तो भीतर से खुद को दोष देने लगते हैं। हम अपने ही मन से छिपते हैं, दिन भर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं क्योंकि खुद से मिलने का साहस नहीं होता। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ हमें यह सिखाती है कि जो भी हिस्सा आप खुद में नापसंद करते हैं वही सबसे ज़्यादा आपका ध्यान मांगता है। जिस गलती को आप भूल जाना चाहते हैं वही सबसे ज़्यादा हीलिंग चाहती है। जिस आदत को आप छिपाते हैं वही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन सकती है। आप तब तक बदल नहीं सकते जब तक आप अपने उस हिस्से को गले नहीं लगाते जो टूटा हुआ है, जो डरता है, जो अधूरा है। आपको यह जानना ज़रूरी है कि मनुष्य होने का मतलब ही है अधूरेपन को स्वीकार करना। कोई भी पूर्ण नहीं होता, हर व्यक्ति भीतर से जूझ रहा होता है, बस चेहरे पर मुखौटे अलग अलग होते हैं। आत्मस्वीकृति का मतलब है अपने गुस्से को पहचानना, अपने डर को सुनना, अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें देखने का साहस करना। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। फिर अचानक भीतर शांति फैलने लगती है, निर्णय लेना आसान हो जाता है, रिश्तों में स्पष्टता आती है, और सबसे बड़ा बदलाव, आप अब खुद को दूसरों की स्वीकृति के बिना भी स्वीकार कर पाते हैं। यहीं से असली मनोवैज्ञानिक उपचार शुरू होता है, न किसी थेरेपी रूम से, न किसी सलाह से, बल्कि उस क्षण से जब आप आईने में देखकर यह कह सकें, हाँ, मैं ठीक हूं, जैसा भी हूं, मैं स्वीकार्य हूं। साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ यही सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी आज़ादी तब मिलती है जब आप अपने होने को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, बिना शर्म, बिना सफाई, बिना बहाने। और तब जीवन बदलता नहीं, जीवन खुलता है। तो दोस्तों, यही थी साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ की वह यात्रा जहां मनोविज्ञान किसी जटिल या केवल अकादमिक विषय की तरह नहीं, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन का आईना बनकर सामने आया। हमने जाना कि हमारे निर्णय, आदतें, सपने, रिश्ते और भावनाएं, ये सब सिर्फ बाहरी व्यवहार नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर छिपे अनुभवों, डर, इच्छाओं और अधूरेपन की गहराइयाँ हैं। अब जब आप अगली बार किसी से बात करें, किसी पर प्रतिक्रिया दें, कोई सपना देखें या कोई निर्णय लें, तो एक पल रुकिए, भीतर झांकिए। हो सकता है वहीं से आपको वह उत्तर मिल जाए जिसे आप अब तक दुनिया में ढूंढते रहे हैं। मन को समझना दरअसल खुद को स्वीकार करना है। खुद को बदलने से पहले खुद को गले लगाना है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस गहराई से जुड़ें और अपनी भीतर की यात्रा शुरू कर सकें। मिलते हैं अगली किताब की खोज में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुद से जुड़िए, खुद को समझिए और खुद से प्यार करना कभी मत भूलिए। धन्यवाद।